नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम शेर शाह का शासन प्रबंध समझेंगे और हम ये देखेंगे कि शेर शाह के शासन प्रबंध में वे क्या खूबियाँ थीं जो शेर शाह को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सबसे महानतम शासक बनाकर खड़ा करती हैं। शुरुआत में हम इसकी प्रस्तावना को देखते हैं तो शेर शाह मध्यकालीन भारत का महान शासक था। जब भी आप किसी दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को जो कि 5 या उससे ज़्यादा नंबर के होते हैं, तो आपको सबसे पहले एक पैरा में एक इंट्रो टाइप में आपको उस क्वेश्चन को समझाना चाहिए और फिर उसके बाद में उस क्वेश्चन की शुरुआत करनी चाहिए और लास्ट में आपको एक कंक्लूज़न पैरा भी लिखना चाहिए। तो इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतर हो जाता है। जैसे कि इस किताब से आप समझ सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इनके प्रशासन के बारे में प्रस्तावना दी है। दोस्तों, पहले समय तक एक धारणा थी कि शेर शाह मुख्य रूप से एक सैनिक था और प्रशासनिक कार्यों में वो उतना ज़्यादा बेहतर नहीं था। लेकिन एर्स्काइन जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि शेर शाह एक सफल सैनिक गुण की अपेक्षा शासन व्यवस्थापक और प्रजापालक के गुण कहीं अधिक विद्वान थे। बाद में डॉक्टर कालिका रंजन कानूनगो ने इस अफगान शासक के बारे में पूर्व सिद्धांतों को एकदम मिटाकर यह नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शेर शाह अकबर महान से भी अधिक रचनात्मक, प्रतिभा संपन्न तथा राष्ट्र निर्माता था। बाद में इस पर डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी और परमात्मा सरन जैसे इतिहासकारों ने और खोजें की और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि शेर शाह को शासक प्रबंधक के रूप में बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। वह एक व्यवस्था सुधारक था, ना कि मौलिक सुधारक। यानी कि उसने जो व्यवस्थाएं चली आ रही थी उनमें सुधार किया था, जबकि उसने व्यवस्थाओं को शुरू नहीं किया था। इसलिए एक सुधारक के रूप में हम उसे एक बेहतरीन शासक कह सकते हैं। यहाँ पर इतिहासकार क्रुक का मत यहाँ पर क्या है वो भी देखना ज़रूरी है कि वह पहला मुसलमान शासक था जिसने अपनी प्रजा के हित का विचार किया। उसमें यह समझने की प्रतिभा थी कि सरकार को सर्वप्रिय बनाया जाए, राजा को प्रजा के कल्याण के लिए शासन करना चाहिए और न्याय तथा सहिष्णुता की नीति द्वारा हिंदुओं को प्रसन्न करना चाहिए। भू राजस्व न्याय के आधार पर निर्धारित होना चाहिए और देश की भौतिक उन्नति को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, वहाँ पर शेर शाह सूरी को महान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो व्यवस्थाएं और जो धार्मिक सौहार्द दूसरे शासकों से नहीं बन पाया, उस सौहार्द और उन व्यवस्थाओं को बनाने का काम शेर शाह सूरी करता है और इसे कई और बेहतर ढंग से करता है अकबर। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो शेर शाह सूरी था वो अकबर का पूर्वगामी था, यानी कि अकबर ने उस काम को साकार किया जिस काम की शुरुआत शेर शाह सूरी के द्वारा की गई थी। अब हम यहाँ पर इनके प्रबंध और इनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में जानें, उससे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि शेर शाह सूरी का साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से था। तो आइए देखते हैं शेर शाह सूरी के साम्राज्य विस्तार को। असम, कश्मीर और गुजरात को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत शेर शाह के राज्य में सम्मिलित था। पूर्व में सोनारगांव, पश्चिम में गख्खर, उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विंध्य की श्रेणियां उसके साम्राज्य की सीमाएं थीं। दक्षिण और जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान, मालवा, बुंदेलखंड को साम्राज्य में मिला लिया गया था। बीकानेर के कल्याणमल ने भी उसकी अधीनता को स्वीकार कर ली थी। तो इस प्रकार से ये समझने से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसके जो प्रशासनिक कार्य थे या फिर शेर शाह का प्रभाव था वो भारत के किन हिस्सों में था। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान के बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में इनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उड़ीसा में भी नहीं रहा होगा, लेकिन उस समय पर बाउंड्रीज थोड़ी अलग थी वर्तमान के हिसाब से, तो कुछ हिस्सा उसका भी रहा होगा, दिल्ली रहा होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दिल्ली तो रहा ही होगा क्योंकि दिल्ली में ही तो इन्होंने गद्दी पर भी बैठे थे। तो इसके बाद में हम इनके केंद्रीय शासन को देखते हैं। दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, जब आप प्राचीन काल में, मध्यकाल में या फिर किसी भी समय के किसी राजा को देखते हैं तो राजा के प्रशासनिक कार्यों को या फिर उसकी व्यवस्थाओं को समझने के कुछ नॉर्मल से पॉइंट है जो अक्सर रहते हैं। पहले नंबर पर आता है सम्राट, फिर उसकी मंत्रिपरिषद आती है, फिर उसका प्रांत आता है, फिर उसकी नगर व्यवस्था आती है, फिर उसकी सैन्य व्यवस्था, कर व्यवस्था
और गुप्तचर व्यवस्था जैसी व्यवस्थाएं आती है। यानी कि एक राजा के जो सिस्टम होते हैं उन सभी को हमें समझना होता है और ये देखना होता है कि किस राजा के सिस्टम में कितना अलगपन है और कितना नयापन है जो उस राजा को बेहतर बनाता है। तो हम आइए देखते हैं वे कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो शेर शाह सूरी को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का महानतम सम्राट बनाकर खड़ा करती हैं। पहले हम सम्राट की बात करते हैं। तो राजवंशों में सीधी सी बात है कि राजा के ऊपर कोई प्रभाव होता नहीं था, राजा निरंकुश होता था। लेकिन जो बेहतरीन राजा हुए हैं वे निरंकुश होते हुए भी किसी पर अत्याचार नहीं करते थे, प्रजा को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। यानी कि वे निरंकुश होते हुए भी प्रजापालक होते थे और अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं करते थे। यहाँ पर जो एस.एम. जाफ़र हैं वे शेर शाह सूरी के विषय में कहते हैं, शेर शाह सभी शक्तियों का स्रोत था। वह पृथ्वी पर ईश्वर की छाया था और किसी भी मानवीय शक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं था। यहाँ पर ये उसी सिद्धांत का पालन कर रहा है शेर शाह सूरी जिसका प्रतिपादन बलबन करता है, ईश्वर के देवीय सिद्धांत। यानी कि धरती पर जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसकी छाया है। यानी कि प्रजा के लिए उसका राजा ही उसका ईश्वर है। इस तरह के सिद्धांतों को मानना ईश्वर का या फिर राजत्व का देवीय सिद्धांत कहलाता है जिसे बलबन ने दिया था। और ज़्यादातर वंशों में, ज़्यादातर शासकों में वही सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम इनके केंद्रीय विभाग या फिर इनके मंत्री परिषद की बात करें तो इन्होंने अपने केंद्रीय शासन को 4 भागों में विभाजित किया था। पहला भाग था दीवाने वज़ारत, जिसका प्रमुख होता था वजीर, यानी कि वजीर जिसे प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। यह राज्य के वित्त संबंधी कार्यों की देखभाल करता था और स्वाभाविक सी बात है कि वजीर सबका प्रमुख होता है। दूसरा विभाग था दीवान आरिज और इसका काम जो होता था सेना सचिव इसे कह सकते हैं और इसका कार्य सैनिकों की भर्ती, संगठन, नियंत्रण तथा उनके वेतन की व्यवस्था करना था। फिर इसके बाद में हम जो तीसरा विभाग दीवान रसालत देखते हैं तो यह विदेश मंत्री था। तो यह क्या करता था, तो आज जो विदेश मंत्री करते हैं वही ये भी करता था, विदेशों के साथ में संबंध स्थापित करना, संधियाँ करना, अगर किसी को युद्ध में हरा दिया है तो वहाँ पर संधि निश्चित करना कि किस प्रकार की संधि की जाए। और चौथा विभाग जो था वो दीवान इंसक था, जिसके मंत्री को सरकारी घोषणाओं को लिखना तथा सरकारी पत्र व्यवहार का कार्य करना पड़ता था चौथे विभाग को। और इसके अतिरिक्त दीवान एक काजा तथा दीवान वरीद जैसे 2 अन्य मंत्री और ये 2 विभाग अलग से होते थे। दीवान काजा क्या था, तो यह न्याय विभाग था और दीवान वरीद क्या था, तो यह गुप्तचर विभाग था। काजा से समझ लीजिए काजी, और काजियों का काम इस समय पर न्याय देना था। ठीक है, तो इस समय पर ऐसी व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है और ये सभी मंत्री जो होते थे ये काफ़ी नीचे थे राजा से और राजा इनके फैसलों को या फिर इनकी राय को मानने के वादे नहीं थे। ये राज्य के केवल कर्मचारी थे और इनका काम राजा को सलाह देना नहीं था, क्योंकि राजा ईश्वर की प्रतिछाया थी और था मतलब कि, और राजा को कोई भी फ्री फुकट में ज्ञान दे नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि ये कर्मचारियों का काम केवल काम करना था, वे सम्राट के आदेशों का पालन करते थे, उन्हें राय नहीं दे सकते थे। और इससे यह सिद्ध होता है कि शेर शाह के शासन में मंत्रियों का कोई महत्व नहीं था। यहाँ पर मैं चीज़ें आपको अपने हिसाब से पढ़कर सुना रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले 2-3 बार इस टॉपिक को पढ़ा है ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी है तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो रोककर आप इन्हें पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रांतीय शासन को हम देखते हैं। कई इतिहासकार कहते हैं कि इनके प्रांतीय शासन की जो स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी। कुछ कहते हैं कि इनके प्रांतीय शासन जैसे अकबर के प्रांतीय शासन थे उस तरह से नहीं थे, इसने राज्य बनाया ही नहीं था। कुछ कहते हैं कि आर्थिक आधार पर थे, इन्होंने अपने सेनापतियों को नियुक्त कर रखा था। तो यहाँ पर कानूनगो का मत भी है। कानूनगो का मत ये है कि शेर शाह के शासनकाल में प्रांतों का अस्तित्व नहीं था, जबकि प्रांतीय शासन का श्री गणेश मतलब की शुरुआत अकबर के समय से होती है। लेकिन जब हम शेर शाह सूरी को इतना बेहतरीन शासक कह रहे हैं तो वो इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकता है कि वो इतना बड़ा साम्राज्य बनाए लेकिन उस साम्राज्य को विभाजित ही ना करे, प्रांत ही ना बनाए। तो यहाँ पर डॉक्टर परमात्मा शरण कहते हैं कि शेर शाह के समय में फौजी गवर्नर यानी कि जो इसके सेनापति हुआ करते थे अलग अलग, उन्हें ही गवर्नर बनाने की प्रथा थी और अकबर से बहुत पहले यहाँ पर इसने प्रांतों की शुरुआत कर दी थी।
और प्रांतों की शुरुआत तो इल्तुतमिश के समय से हो गई थी, जो इक्तादारी प्रथा थी। और डॉक्टर आशीर्वादी लाल के अनुसार शेर शाह ने अपने शासनकाल को अनेक प्रांतों में विभाजित किया था, किंतु इतना आवश्यक है कि ये प्रांत अधिकार, सीमा विस्तार तथा आय की दृष्टि से एक नहीं थे। प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। ये वही इक्ता व्यवस्था है जिसे इल्तुतमिश ने शुरू किया था, और इक्ता का जो प्रमुख होता था उसे इक्तेदार कहते थे। इक्ते के प्रमुख अधिकारियों को विभिन्न प्रांतों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। प्रायः इसके काल में वे हकीम, अमीन या फौजदार के नाम से पुकारे जाते थे, और इनके अधिकारों में पर्याप्त अंतर था। यानी कि नाम के साथ साथ इनके अधिकारों में भी अंतर हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद में प्रांतीय शासन में शेर शाह ने दो नए तथा मौलिक प्रयोग किए। पहला प्रयोग बंगाल में किया। 1541 ईस्वी में जब किरिच खान ने बंगाल में विद्रोह कर दिया था, तो शेर शाह ने उसे पराजित करके बंगाल प्रांत को अनेक भागों में विभाजित करके प्रत्येक के लिए अलग अलग हाकिम नियुक्त कर दिए। यहाँ पर हकीम नहीं है, सॉरी, मैंने हकीम कहा था पिछले, क्योंकि हकीम तो इलाज करता है, यहाँ पर हाकिम है, ठीक है। इन सभी हाकिमों के ऊपर एक अमीन, ये अमीन नियुक्त होता था, और इसके बाद में जिसका काम होता था सारे प्रांत में शांति तथा व्यवस्था की स्थापना करना। बंगाल की यह व्यवस्था विद्रोह को समाप्त करने के लिए की गई थी। इसी प्रकार मालवा को भी उसने 4 भागों में बांट दिया था, और साथ ही हाजी खां को मालवा का फौजदार नियुक्त कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद उसने यह व्यवस्था बदल दी और सुजात खां को यहाँ का प्रांतपति नियुक्त कर दिया। यह विभाजन सभी प्रांतों में एक सा नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रांत राजधानी से दूर थे, उनको उसने छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया था। ऐसा इसलिए ताकि अगर कोई एक व्यक्ति ही प्रमुख होगा तो वो जब चाहे विद्रोह कर सकता है, और शासक को उस प्रांत में विद्रोह दबाने के लिए आने में काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए उसने काफ़ी भागों में डिवाइड कर दिया था कि अगर एक व्यक्ति विद्रोह करता है तो दूसरा व्यक्ति उसे दबा देगा। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा दिमाग वाले व्यक्ति यहाँ से हमें समझ में आता है। लेकिन उप प्रांतपतियों की नियुक्ति उसने सभी प्रांतों में नहीं की। पंजाब, मुल्तान तथा सरहिंद में इस प्रकार के उप प्रांतपतियों का उल्लेख मिलता है। अब यह प्रश्न पैदा होता है कि उसने साम्राज्य में कितने प्रांत बनाए होंगे। यहाँ पर ये प्रश्न भी विवादास्पद है, क्योंकि आधे से इतिहासकारों को तो यही नहीं पता है कि उसने प्रांत भी बनाए होंगे। भाई, बहुत सारे इतिहासकार जैसे कानून वो कहते हैं कि उसने प्रांत बनाए नहीं, और कुछ इतिहासकार कहते भी हैं तो वो ये कहते हैं कि उसने सैन्य आधार पर प्रांत बनाए। तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न है इसके इतिहास को लेकर। लेकिन जो अबुल फ़ज़ल है, अबुल फ़ज़ल लिखता है कि बंगाल को छोड़कर सम्राट ने अपने राज्य को 47 सरकारों में विभाजित कर दिया था। लेकिन यहाँ पर सरकारों का अर्थ जिलों से लगाया जाता है, अतः जिलों को हम प्रांत नहीं कह सकते, क्योंकि एक प्रांत में बहुत सारे ज़िले आते हैं, स्वाभाविक सी बात है। हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे शेर शाह के प्रांतों की संख्या गिनाई जा सके। शेर शाह के प्रांतों के अधिकारियों के ऊपर कड़ा नियंत्रण था। सभी प्रांतपतियों को सम्राट के आदेशानुसार ही कार्य करना पड़ता था। अनुशासनहीनता को वह तनिक भी बर्दाश्त नहीं करता था। सुजात खां उसका सबसे अधिक शक्तिशाली प्रांतपति था, लेकिन उसने भी कभी शेर शाह के आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं किया। इससे ये समझ में आता है कि ये कुछ मामलों में काफ़ी कड़ा था, यानी कि नियमों का पालन करवाने के मामले में ये काफ़ी आगे हमें नज़र आता है। इसके बाद में हम सरकार की व्यवस्था करते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा कि उसके राज्य में 47 सरकारें थी, तो यहाँ पर सरकार से जो मतलब लगाया जाता है वो जिलों से लगाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो जिलों का शासन था वो कैसा था। तो ये ध्यान रखना कि सरकार जिलों को कहते थे सूरवंश में। प्रांतों को उसने अनेक सरकारों यानी कि जिलों में विभाजित कर दिया था। जिले में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। पहला प्रमुख सिकदार कहलाता था, जिसका कार्य जिले में शांति व्यवस्था स्थापित करना, और यानी कि हम इसे एसपी कह सकते हैं पुलिस के मामले में, क्योंकि इसका काम शांति व्यवस्था स्थापित करना था। और दूसरा होता था प्रमुख मुंशी, जिसे मुंसिफ या फिर मुंसिफान भी कहते हैं, जो कि न्याय का कार्य करता था, और परगनों के आमीरों का निरीक्षण भी वही करता था। यानी कि हम इसे वर्तमान के कलेक्टर की तरह कह सकते हैं। तो जो सिकदार है वो एसपी हुआ, और जो मुंशी है वो कलेक्टर हुआ, ठीक है। इन दोनों अधिकारियों के नीचे अनेक कर्मचारी भी होते थे। परगने की बात करें तो परगने क्या होते हैं? परगने तहसील कहलाती है, ठीक है। हमने प्रांत देख लिया,
प्रांत तो थे ही नहीं, फिर भी कुछ प्रांत हमें नज़र आ गए। प्रांत के बाद में हमने सरकारें देख ली जिन्हें ज़िले कहते हैं। उसके बाद में परगने यानी कि तहसील। प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित होती थी। प्रत्येक परगनों में एक सिकदार, एक आमीन, एक कोषाध्यक्ष तथा कुछ लेखक होते थे। इसके अतिरिक्त एक कानूनगो भी होता था जो लगान संबंधी मामलों की देखभाल करता था। सिकदार का कार्य परगने में शांति तथा व्यवस्था की स्थापना करना था। यहाँ पर एक कानूनगो का मतलब कानून की जानकारी रखने वाला व्यक्ति। हमने एक इतिहासकार की बात की थी जिनका सरनेम भी कानूनगो है, तो आप दोनों का एक मतलब मत समझ लेना, वो एक इंसान है और यहाँ पर एक पद है। कोषाध्यक्ष परगने की आय व्यय का हिसाब किताब रखता था। परगने में एक फारसी तथा दूसरा हिंदी का लेखक होता था। अब हम गाँव की बात करें तो प्रत्येक गाँव में अनेक गाँव होते थे। शेरशाह ने स्थानीय स्वशासन के महत्व को समझा, इसलिए उसने गाँवों का शासन ग्राम पंचायतों के हाथ में रहने दिया। ग्राम पंचायत के सदस्य गाँव के वयस्क और बुजुर्ग लोग होते थे। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य सुरक्षा, सफाई, शिक्षा तथा सिंचाई का प्रबंध करना था और उसे गांव के छोटे छोटे झगड़ों का निपटारा करना पड़ता था। गांव में पटवारी, चौकीदार तथा मुकद्दम द्वारा सरकार ग्राम पंचायतों से संपर्क रखती थी। सरकार मतलब कि जिला के जो व्यवस्था करने वाले लोग थे, मुंशी जो कि इन व्यवस्थाओं को देखता था, वो इनके ऊपर ध्यान रखता था। गांवों के शासन में मुखिया से बहुत अधिक सहायता प्राप्त होती थी। सम्राट ने मुखिया के अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी थी। मुखिया अपने क्षेत्र में पहरा देते थे और चोरी, डकैती तथा हत्या को रोकने के प्रबंध करते थे। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हमने साम्राज्य देखा जहाँ पर राजा और उसके 4 विभाग और 2 अन्य विभाग हमने देखे। उसके बाद में हमने प्रांत देखे और फिर ये देखा कि 47 सरकारें थी, यानी कि सरकार 47 जिले हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 47 ही थे ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, 47 ही थे। उसके बाद में हमने परगने देखे जिन्हें हम वर्तमान के ब्लॉक या तहसील की तरह हम देख सकते हैं। उसके बाद में हमने गाँवों को देखा। अब हम इनकी वित्त व्यवस्था को देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरे सब्र के साथ आखिर तक देखते रहना और सिर्फ आपको चीज़ें सुननी है, क्योंकि 100% में से अगर आप 60% भी अपने दिमाग में याद रख पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ जैसे का वैसा छाप कर आना है, इसलिए सिर्फ ध्यान से सुनिए और स्क्रीन में देखते रहिए। आप इतना तो ज़रूर अचीव कर पाएंगे कि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर लिख पाएँ। दोस्तों, वित्त व्यवस्था की बात करते हैं। राज्य की आय के साधन देखते हैं। राज्य की आय का प्रमुख साधन लगान था। इसके अलावा लावारिस संपत्ति, जजिया, चुंगी, टकसाल, व्यापार, भेंट, नमक तथा खम्स से भी सरकार की पर्याप्त आय होती थी। अगर किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति का कोई वारिस नहीं होता था तो उसकी संपत्ति को राज्य जब्त कर लेता था। हिंदुओं पर जजिया कर भी लगता था। इन साधनों से राज्य की आय आवश्यकता अनुसार हो जाया करती थी। वह गरीबों की अपेक्षा अमीरों से ज़्यादा कर लेने का पक्षपाती था। इसीलिए तो शेरशाह सूरी को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का महान शासक कहते हैं, क्योंकि वह ज़्यादा लूट के विरुद्ध था और गरीबों का हितकर शासक हम उसे कह सकते हैं। लगान संबंधी व्यवस्थाओं को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शेरशाह सबसे महत्वपूर्ण सुधार लगान संबंधी करता है। जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं, सुल्तान अपने सेनापतियों को जागीरें बांट दिया करते थे और उनके निश्चित वार्षिक कर को निश्चित करके उतना वसूलते थे। जैसे कि हम जो कार्नवालिस आता है, कार्नवालिस भी ऐसे ही करता है। और जब वो 1793 में या फिर जो भी डेट हो मुझे ध्यान नहीं है, जब भी वो इस व्यवस्था को, स्थायी बंदोबस्त को लागू करता है 10 वर्ष के लिए, तो वो भी इसी तरह से लागू करता है कि आपको इतना लगान हमें इस तिथि को देना है। अगर आप दे पाए तो ठीक, नहीं तो आपकी ज़िम्मेदारी छीन ली जाएगी। तो यहाँ पर भी ये ऐसे ही करते थे कि पहले ही अनुमान लगा के उतना डिसाइड कर देते थे कि आपको इतना राजस्व कोष में जमा करना है। लेकिन यहाँ पर किसानों को इन जागीरदारों की दया पर छोड़ दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि जागीरदार तो माला माल रहते थे लेकिन किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण होता था। शेरशाह सूरी इस अराजकता का अंत करना चाहता था। कर्मचारियों को नगद वेतन देने की व्यवस्था वह करता है और समस्त भूमि की ठीक तरह से नाप करवाता है। उसने नाप के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया। संपूर्ण भूमि बीघा में विभक्त की गई थी। सिकंदरी गज के बारे में बात कर लीजिए तो जो लोदी वंश का राजा था सिकंदर लोदी, उसने इस गजे सिकंदरी की शुरुआत की थी और अकबर भी कुछ सुधारों के साथ
इस सिकंदरी गज का प्रयोग करता है और फिर गज-ए-इलाही की शुरुआत करवाता है। यहाँ पर संपूर्ण भूमि बीघा में विभक्त की गई थी। शेर शाह ने भूमि की नाप के लिए सन की रस्सी का प्रयोग किया था। अब ये सन की रस्सी क्या होती है? शायद ये जो नारियल की बूँच होती है उसे सन की रस्सी कहते होंगे, मुझे कंफर्म नहीं है। भूमि कर की दया के विषय में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर कानूनगोई तथा डॉक्टर एस.आर. शर्मा के अनुसार लगान उपज का 1/4 भाग यानी कि 1/4 था, जबकि डॉक्टर आशीर्वादी लाल पी शरण और आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार यह दर उपज का 1/3 था। उसने भूमि को 3 भागों में विभाजित किया था: अच्छी, साधारण और खराब भूमि। इन तीनों प्रकार की भूमि की उपज का औसत उपज निकालकर सरकारी भाग निश्चित किया गया था। लगान जिन्स अथवा नकद के रूप में लिया जाता था और लेकिन नकद लगान ही अधिक पसंद किया जाता था। बाजार में प्रचलित भाव के अनुसार नकद लगान देना होता था। इससे सिद्ध होता है कि लगान की दरें विभिन्न स्थानों पर भिन्न रही होंगी। लगान निश्चित करने की 3 प्रकार की प्रणालियाँ उसने प्रयोग किया। यहाँ पर पहली जो व्यवस्था आती है वो है गल्ला बख्शी अथवा बटाई। बटाई का मतलब आप ही समझते होंगे कि किसी को अपना खेत दे देना कि तुम यहाँ पर करो और हमें उपज का इतना दे देना। गाँवों में आज भी बटाई से खेत को दिया जाता है कि आप मक्के लगाओ और अगर 50 बोरे हो रहे हैं तो 50 में से 20 हमको दे दो। तो बटाई यहाँ पर 3 प्रकार की होती थी। खेत बटाई का तात्पर्य था कि खड़ी फसल तथा बोने के बाद खेत बांटकर जमींदार का हिस्सा निश्चित करने से था। ठीक है। उसके बाद में लांक बटाई, इसका अर्थ यह था कि किसान अपनी फसल को काटकर खलिहान में लाता है और बिना अनाज और भूसा अलग किए जमींदार हिस्सा बांट लेता है। रास बटाई, इसका अर्थ यह था कि भूसा और अनाज को अलग करके जमींदार का हिस्सा निश्चित किया जाए। शेर शाह ने इन तीनों प्रणालियों को अपनाया था। इसके बाद में जो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो प्रणालियों को लगान निश्चित करने की, उसमें दूसरी प्रणाली आती है नस्क अथवा मुक्ताई, जिसे कनकूद कहते हैं। नॉर्मल इसे कनकूद कहिएगा। इस प्रणाली के अंतर्गत सर्वप्रथम खड़ी फसल की उपज को आंक लिया जाता है और फिर उसके आधार पर सरकारी हिस्सा निश्चित किया जाता है। यह प्रणाली दोषपूर्ण थी और इससे किसानों को कोई लाभ नहीं था, क्योंकि क्या भरोसा आप सही अनुमान नाप रहे या नहीं, और फिर क्या भरोसा कि वो फसल जैसी कि वैसी आपको मिले। हो सकता है कि प्राकृतिक आपदा से उसे नुकसान पहुंच जाए। यहाँ पर जो लगान की तीसरी व्यवस्था थी वह थी नकदी या जब्ती या जमीन। इस प्रणाली के अंतर्गत किसान तथा जमींदार के बीच एक निश्चित समय के लिए समझौता द्वारा प्रति बीघा लगान निश्चित होता था। इस प्रकार से निश्चित लगान में किसी भी अवस्था में कमी अथवा वृद्धि नहीं हो सकती। यदि सूखा पड़ने अथवा अधिक वर्षा होने के कारण फसल नष्ट हो जाए तब भी किसान को उतना ही लगान देना पड़ता था जितना समझौते द्वारा निश्चित किया गया था, और कह सकते हैं कि ये भी दोषपूर्ण थी। और कुल मिलाकर जो पहली व्यवस्था में देखने को मिलती है, जो गल्ला बख्शी या बटाई है, वही सही हमें लगती है। उपयुक्त लगान के अतिरिक्त किसान को अपने संपूर्ण लगान का 2.5% कर देना पड़ता था। कुछ विद्वानों का मत है कि इस कर से प्राप्त धनराशि को शेर शाह किसानों की भलाई पर खर्च करता था। किसानों को पट्टे पर भूमि दे दी जाती थी जिसका निर्धारित लगान किसान को देना पड़ता था। इसकी कबूलियत यानी कि स्वीकृति किसान से लिखवा ली जाती थी और जो मुकद्दम होते थे वो लगान वसूल करते थे। शेर शाह ने राजस्व अधिकारियों को यह स्पष्ट आदेश दे रखा था कि राजस्व निर्धारित करते समय कोमलता दिखाओ, किंतु वसूल करते समय किसी भी प्रकार की दया मत करो। यानी कि जब आप किसानों के ऊपर लगान या कर तय कर रहे हैं तो कम से कम रखो, लेकिन अगर वो उतना कम से कम भी नहीं दे पा रहे हैं तो फिर उनकी सुटाई करो। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा सिस्टम हमें इनका देखने को मिलता है। सम्राट ने इस बात पर जोर दिया कि लगान समय पर वसूल किया जाए। मालगुजारी विभाग में भ्रष्टाचार बहुत अधिक था, इसलिए शेर शाह सूरी इस विभाग के अधिकारियों की बदली हर दूसरे तीसरे साल कर देता था, जिससे भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। किसानों की भलाई के लिए उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने जो अधिकारी किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते थे
उनमें कठोरतम दंड दिया जाता था। और यहाँ पर हम उनके एक आदेश को देख सकते हैं जो पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि राजस्व निर्धारित करते समय कोमलता दिखाओ किंतु वसूलते समय किसी भी प्रकार की दया मत करो। तो इस कोटेशन को आधा काट के लिख सकते हो कि एक आदेश में उसने कहा था कि राजस्व निर्धारित करते समय कोमलता दिखाई जाए। इसका ये मतलब है कि कम से कम किसानों पर लगान उसने लगाया और कृषकों की समृद्धि में राष्ट्र की समृद्धि है, इस बात को वह अच्छी तरह से जानता था। और इसने काफ़ी सारी नहरों का विकास किया और आर्थिक स्थिति को सुधारने का उसने काम किया। और जब किसी भी सैनिक अभियान के दौरान फसलों को नुकसान पहुंचता था तो वहां पर क्षतिपूर्ति या फिर हर्जाना देने का काम भी यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जाता था। मुद्रा सुधार की बात करें तो शेरशाह सूरी का जो मुद्रा सुधार है वो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि जो आज हम रुपया देखते हैं, इस रुपया शब्द की शुरुआत और इस रुपए करेंसी की शुरुआत, हालांकि अभी जो चित्र है या फिर व्यवहार है वो अलग हो गया, लेकिन इस करेंसी की शुरुआत शेरशाह सूरी से ही होती है। शेरशाह का मुद्रा सुधार भी उसकी शासन संबंधी योग्यताओं का प्रमाण था। उस समय समस्त देश में एक सी मुद्रा प्रचलित नहीं थी। दिल्ली के अंतिम सुल्तानों के समय में सिक्कों का मूल्य बहुत अधिक गिर गया था। मैं अधिक बोलने वाला था लेकिन यहाँ पर गिर गया था। सिक्कों के मूल्य में आपस में कोई निश्चित अनुपात नहीं था। उसने सोना चांदी तथा तांबे की अनुपातों को ठीक करके समस्त राज्य में एक नई सरल मुद्रा प्रणाली चालू की। शेरशाह ने चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाई जो बाद में दाम के नाम से प्रसिद्ध हुई। दाम के नाम से प्रसिद्ध हुई, यहाँ पर डॉक्टर एस.आर. शर्मा ने इस बारे में बताया है। उसने चांदी और तांबे के दाम के आधे, चौथाई, 8वें और 16वें भाग के सिक्के भी निकलवाए। चांदी और तांबे के सिक्कों का अनुपात निश्चित कर दिया जो 1:64 था और इस पर शेरशाह का नाम अंकित था। कुछ सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित था। शेरशाह की मुद्रा प्रणाली को आगे के शासकों ने भी अपनाया। इतिहासकार बी.ए. स्मिथ का मत है कि शेरशाह की मुद्रा प्रणाली ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली पर आधारित थी। अब इस बात को कैसे कहा जा सकता है भाई, क्योंकि ये तो ब्रिटिशर से बहुत पहले था, तो हम ये कैसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ों की तारीफ कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेगा। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, शेरशाह की मुद्रा प्रणाली ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली पर आधारित थी। अब ये कभी इंग्लैंड तो गया नहीं या फिर कोई इसके पास आया नहीं, तो ये कैसे कर सकता है। इस मुद्रा प्रणाली से व्यापार को अधिक प्रोत्साहन मिला। एडवर्ड टॉमस लिखते हैं, शेरशाह के राज्यकाल में भारतीय मुद्रा इतिहास में एक प्रमुख स्थान केवल टकसालों में किए गए सुधारों द्वारा प्राप्त नहीं किया, बल्कि पूर्वकालीन राजाओं की मुद्रा व्यवस्था के उत्तरोत्तर ह्रास को रोककर उन सुधारों में से बहुतों को जारी करते हुए प्राप्त किया जिन्हें आने वाले मुगल शासकों ने अपनाया था। इसलिए कहते हैं कि इसे अकबर का पूर्वगामी, क्योंकि इसने बहुत सारी व्यवस्थाएं सुधारी और इन्हीं व्यवस्थाओं को सुधार कर और नई व्यवस्थाओं को शुरू करने का काम मुगल शासक करते हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और वीडियो बनाते समय मैं खुद थक रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आप वीडियो देखते समय ज़रूर थकेंगे, लेकिन वीडियो को रोककर थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, लेकिन वीडियो को पूरे ध्यान से और दिमाग को स्थायी रखकर आपको इस वीडियो को पूरा करना है, ताकि आप परीक्षाओं में इस टॉपिक पर बनने वाले प्रश्न जो कि अक्सर बनते हैं आप अच्छे से कर पाए। वाणिज्य तथा व्यापार को देखते हैं। व्यापार की उन्नति के लिए उसने जगह जगह पर वसूल की जाने वाली चुंगियों को हटा दिया था। केवल राज्य की सीमाओं पर बिक्री के स्थानों पर चुंगी लगाया था, यानी कि सिर्फ 1-2 जगह टैक्स लगेगा। पहला, सामान जब बाहर से आया है तो जब सीमा पार करते समय, मतलब सीमा के अंदर आते समय एक बार टैक्स लगेगा और दूसरी बार टैक्स उसके बिकते समय। यानी कि अगर किसी शेरशाह सूरी के साम्राज्य में कोई वस्तु घुस गई है तो वो सिर्फ 2 ही बार टैक्स देगी। पहला ऐसा होता था कि ये राज्य क्रॉस किए, उसके 5 किलोमीटर बाद दूसरा राज्य आ गया, तो चीज़ों का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो यहाँ पर इसने कर प्रणाली में जो ये ऐतिहासिक परिवर्तन किया, इससे चीज़ें बहुत सस्ती हो गई। एक चुंगी तो पूर्वी बंगाल के सोनार गांव अथवा पंजाब के रोहतास नामक गढ़ पर लगती थी, जहां से माल सीमा में प्रवेश करता था, और दूसरी चुंगी बिक्री के स्थान पर लगती थी। परिणाम स्वरूप शेरशाह के शासनकाल में व्यापार की उन्नति हुई, क्योंकि इससे व्यापारियों को कम से कम नुकसान झेलना पड़ता था, जिससे वे प्रोत्साहित हुए व्यापार करने से। अब सैनिक व्यवस्था देखते हैं। शेरशाह ने सैनिक संगठन में अलाउद्दीन खिलजी का अनुसरण किया। यहाँ पर
वो व्यक्ति महान नहीं होता है जो कहता है कि मैं सब कुछ मेरा ही करूँगा, सब कुछ कॉपीराइट मेरा ही होगा। महान वो होता है जो दूसरों से सीख लेता है और दूसरों से सीखकर उनकी अच्छाइयों को अपना लेता है और अपने आप को बेहतर बनाता है। जैसे अकबर को महान इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसने बहुत सारी व्यवस्थाएं शेरशाह सूरी से अपनाई। अशोक ने भी बहुत सारी व्यवस्थाएं अपने पूर्वगामी शासकों से अपनाई थी। जब इन शासकों को लगा कि इनसे कुछ गलती हुई है, तो अगर किसी ने इन्हें बताया कि तुमने गलती की है, तो इन्होंने तलवार उठाकर उसका सर नहीं काटा, बल्कि उसे शुक्रिया कहा कि अब मैं सुधार करूँगा। तो यहाँ पर इसने जो सैनिक व्यवस्था थी उसने अलाउद्दीन खिलजी का अनुसरण किया था और वह इस बात को समझता था कि शासन को चलाने के लिए और अपने आप को बनाए रखने के लिए एक मजबूत सेना बहुत ज़रूरी है। उसने सैनिक सुधार बहुत ज़्यादा किए और उसकी सेना में 4 प्रकार के सैनिक थे। पहला तो थे पैदल सैनिक जो चप्पल आर पार नाम की जो चप्पल आती है वो पहन के चलते थे। राजधानी में इनकी संख्या 25,000 थी और घुड़सवार इनकी संख्या 1.5 लाख बताई जाती थी जो घोड़े में बैठते थे। ठीक है। हस्ती सेना यह हस्ती सेना क्या हंसते हुए लड़ती थी क्या? हस्ती सेना मतलब कि अब्बास खां के अनुसार शेर शाह ने 5,000 हाथी रखे थे। हस्ती सेना मतलब कि हाथियों पर बैठकर चलने वाली सेना। ठीक है। तो फिर उसके बाद में बंदूकची तथा तीरंदाज। तो आपको तो पता ही होगा कि बाबर के समय से ही बारूद का प्रयोग भारत में शुरू हो गया था, तो बंदूकची भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसमें बंदूकचियों की संख्या 50,000 बताई जाती है, जिससे सेना की राजधानी में थी उतने ही सेना प्रांतों में ही थी। यद्यपि शेर शाह के पास में एक बहुत ताकतवर तोपखाना भी हमें देखने को मिलता है। जो इसके चांदी के सिक्के की बात करें तो वो 180 ग्रेन का था और इसमें 150 विशुद्ध सोना चांदी हमें देखने को मिलता है और ये इसके बंदूकचियों की संख्या हमें अलग अलग क्षेत्रों में भी देखने को मिल जाती है क्योंकि इसके बंदूकची अलग अलग क्षेत्रों में भी फैले हुए थे। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कब ख़त्म होगा भाई ये। तो अभी भी फिर भी 10 मिनट एक क्लास चल सकती है। आपने फिर भी थंबनेल में देख ही लिया होगा कि क्लास कितनी लंबी है, लेकिन अब मैं इसे जल्दी ख़त्म करूँगा और चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से समझाऊँगा। तो चलिए सीधे कानून गो के पास चलते हैं जो इतिहासकार हैं। वे कहते हैं शेर शाह के शिविर का शासन इतना कड़ा था कि केवल एक अभियान में भाग लेने से ही एक अनाड़ी सैनिक कुशल योद्धा बन जाता था। तो यहाँ पर कानूनगो महोदय की बात यहाँ पर समझ लीजिए कि शेर शाह के शिविर का शासन इतना कड़ा था कि केवल एक अभियान में भाग लेने से ही अनाड़ी भी कुशल योद्धा बन सकता था। यानी कि इन्होंने अंगू पंगू नंगू लोगों को नहीं भरा था अपनी सेना में, इन्होंने बहुत ही सुलझे हुए और अच्छे सोल्जर्स को अपनी सेना में भरा हुआ था, जिसका फ़ायदा ये मिला कि इनकी सैनिक व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई। अब पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था को देख लेते हैं। तो यहाँ पर समझिए पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था को हम पहले ही समझ चुके हैं और जो विभाग हमने देखा था वरीद, वो गुप्तचर विभाग था। विभाग वरीद या फिर जो भी उसे कहा गया था, तो वो गुप्तचर विभाग था। ठीक है। और जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसकी पुलिस व्यवस्था की तारीफ़ की है क्योंकि इनकी पुलिस बहुत अच्छी थी। आजकल की पुलिस की तरह सोती नहीं रह जाती थी, काम भी करती थी। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की गुप्तचर व्यवस्था का इन्होंने अनुसरण किया था और जो इस विभाग का गुप्तचर विभाग का जो मुखिया होता था उसे दरोगा या डाक चौकी कहा जाता था। दरोगा या डाक चौकी कहा जाता था। तो ये चीज़ों को आप लिख लीजिए कुछ पॉइंट्स को अलग अलग पेजों में, और इनसे फिर जब आप फैक्ट्स याद करके जाएंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। इसलिए जब आप कुछ पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं या फिर कुछ बात करते हैं तो आपको एक नोट्स साथ में रखना चाहिए ताकि कोई अच्छी बात आपको मिले तो आप लिख लें। क्योंकि हमें तुरंत में लोग तो लगता है कि हम सब कुछ याद रख पाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद हमें लगता है कि हम सब कुछ भूल गए हैं और फिर से आप वीडियो को देखते हैं और अपना डाटा ख़राब करते हैं। तो भैया नोट्स बनाइए ताकि आपको आपकी पूरी बॉडी एक्टिव रहे और आपको चीज़ें समझ में आए। और इनकी जो दंड व्यवस्था या फिर इनकी गुप्तचर और सैन्य व्यवस्था इतनी कठोर थी कि बहुत बड़े बड़े सामंत इनके जो इनका विद्रोह करके इनकी गद्दी हड़प सकते थे, उनके मन में भी इतना ज़्यादा डर था कि उन्होंने कभी विद्रोह नहीं किया। यहाँ पर न्याय तथा दंड व्यवस्था की बात करते हैं तो शेर शाह सर्वोच्च न्यायाधीश था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो व्यवस्थाएं की थी वह एक शांति प्रिय व्यक्ति था और
यहाँ पर पूरी तारीफ लिखी है यार इन्होंने क्या किया है, इसलिए इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। एक प्रमुख मुंसिफ की इन्होंने नियुक्ति की है और जो विभागीय काजी जिसके बारे में हमने शुरुआत में की थी वो न्याय विभाग था। तो हम पहले ही इन विभागों की बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर मेरा और आपका समय दोनों का समय नष्ट करने से कोई मतलब नहीं है। जो सामने हमने चार विभाग देखे थे और चार के अलावा जो दो और विभाग देखे थे, न्याय विभाग और राजस्व विभाग, उन्हीं के मुखियाओं का नाम लिख के आपको बस लीपा पोती करना है कि शेरशाह की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, बहुत कड़ा प्रशासन था, कोई विद्रोह नहीं कर सकता था, चोर डाकू को बड़ी आसानी से पकड़ सकते थे। अब इतिहास के विद्यार्थी हो यार, इतना तो कर ही सकते हो। फिर इसके बाद में देखिए निज़ामुद्दीन क्या लिखते हैं इनके बारे में। वो लिखते हैं कि शेरशाह का भय और उसकी न्यायप्रियता इतनी अधिक थी कि उसके काल में डाकू और चोर व्यापारियों की वस्तुओं पर निगरानी है डाकू और चोर व्यापारियों की वस्तुओं पर निगरानी रखते थे। ये क्या भाई, फिर से पढ़ते हैं। शेरशाह का भय और उसकी न्यायप्रियता इतनी अधिक थी कि उसके शासनकाल में डाकू और चोर व्यापारियों की वस्तुओं पर निगरानी रखते थे। कहने का ये मतलब है कि जो डाकू और चोर चीज़ें चुरा कर ले जाते हैं वो चीज़ों का ध्यान रखते थे कि हमारे अलावा कोई और ना चोर ले, वरना पिटेंगे तो हम ही, क्योंकि पहले ही पूरे चोर डाकुओं को वो रजिस्टर्ड करके बैठ चुके थे। अगर कोई भी चोर है पिटेंगे तुम सब, इसीलिए ये खुद हिफाजत करते थे और पुलिस का काम करते थे। यही कारण है कि शेरशाह को इतना बेहतरीन शासक कहते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन समझ में आ जाती है। अब क्या करूँ, मेरा दिमाग आपके बराबर तो चलता नहीं है। फिर भी दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि नोट्स बनाओ और इन कोटेशन को कुछ भी मत लिखो, लेकिन कोटेशन को ध्यान से लिखो, क्योंकि जब कोटेशन आप लिख कर आओगे तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि मैं अपने एमए में ऐसा कर चुका हूँ और मुझे फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर सार्वजनिक निर्माण की बात करें तो इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया है। जो ग्रैंड ट्रक रोड आप कहते हैं, आज आप जिसे कहते हैं, उसका निर्माण इन्होंने ही करवाया था। और लॉर्ड ऑकलैंड जो एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, उसने इसका नाम ग्रैंड ट्रक रोड किया था और इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया था कि पूर्वी बंगाल में सोनार गांव से पश्चिम में सिंधु नदी तक, सोचिए, इसने बांग्लादेश से लेकर सिंध तक इसने इतनी चौड़ी सड़क का निर्माण, इतनी लंबी सड़क का निर्माण करवा दिया था। एक नेशनल हाईवे आप इसे कह सकते हैं। क्या यह सड़क 3000 मील लंबी थी और इसी सड़क को आज ग्रैंड ट्रक रोड कहा जाता है। यानी कि इसने एक ऐसी छाप हमारे इतिहास में छोड़ी, हमारे भूगोल में छोड़ी, जो आज भी नज़र आती है और बताती है कि शेरशाह सूरी हमारा शेरू कितना अच्छा था। दोस्तों आगरा से बुरहानपुर तक सड़क बनाई, आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक, लाहौर से मुल्तान तक। इन सभी सड़कों से क्या हुआ कि जनसाधारण और व्यापारियों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और आर्थिक समृद्धि यहाँ पर आई। और सड़क बनने से एक फ़ायदा ये भी हुआ कि सेना जो कि जंगल पहाड़ कूद के मोगली बन के जाती थी, अब वो यहाँ पर चीता की तरह रोड में दौड़ते हुए जा सकती थी और किसी भी विद्रोह को बहुत आसानी से दबा सकती थी, क्योंकि अब रथ घोड़े गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से चल सकती थी। और इसीलिए कहते हैं कि जो शेरशाह ने रॉल्स रॉयल ख़रीदी तो वहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए उसने मुझे ही बुलवाया था। ये था मजाक। दोस्तों यहाँ पर सराय की बात करते हैं। सड़कों के किनारे उसने 1700 से ज़्यादा सराय बनवाई थी। सराय का मतलब क्या है समझते हैं ना? सरायों का मतलब होता है जहाँ पर लोग रुक सकें। सरायों में हिंदू तथा मुसलमानों के लिए पृथक पृथक भोजन तथा ठहरने की व्यवस्था थी। इन्हें धर्मशाला आप कह सकते हैं, ठीक है। कानूनगो का मत है कि सरायों में शेरशाह साम्राज्यवादी रूप की धमनियाँ थी, क्योंकि शासन की सफलता में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये कानून को बहुत मटक रहा है यहाँ पर, इसलिए इनकी बातें लिख देना। और अगर कुछ याद भी ना आए तो कुछ इतिहासकारों के नाम ना याद रखा ही करो। और अगर इतिहासकार ना भी मिले तो कोई पैदा कर लो। मैं तो ये करता था, मेरे दोस्त का नाम अनुराग है तो मैं ये लिख देता था, इतिहासकार अनुराग महोदय के अनुसार अकबर ने ये काम करवाया है। इसलिए कुछ ऐसे अंग्रेज़ या फिर कुछ ऐसे इतिहासकार के नाम मन में बना लो और कोटेशन लिख दो। क्योंकि कोटेशन लिखने के बाद में क्या लगता है एग्जामिनर को कि भाई इसने कोटेशन लिखा है, कुछ सन लिखा है, इसका मतलब है कि पढ़ा होगा, रटा होगा, तभी तो इसे ये चीज़ याद है। इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अपने उत्तर को बेहतर बनाओ। दान तथा धार्मिक कार्य की बात करें तो शेरशाह उच्च कोटि का दानी आदमी था और
उसके समय में औषधालय, दानशालाएँ तथा सराय बनवाई गई थी। एक आदेश था कि राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा और उसके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था। उसके भोजनालय पर प्रतिदिन खर्च 500 असरफी था और ये 500 असरफी की कीमत वर्तमान समय में कितनी हो सकती है? बहुत ज़्यादा होगी। उसने शिक्षा को प्रोत्साहन दिया तथा गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी और उन्हें पढ़ाया। इमारतों की बात करें तो उसने सहसाराम में उसका मकबरा बनवाया और उसका मकबरा आज भी लोग देखने के लिए जाते हैं। और जितनी खूबसूरती आप महलों में या फिर इमारतों में ताजमहल की करते हैं, मकबरों में इसके मकबरे भी, मकबरों का मकबरा यानी कि मकबरों में सबसे अच्छी क्वालिटी का मकबरा आप इसका मकबरा कह सकते हैं। और ये ऐसा राजा था जिसने अपने मरने से पहले ही अपनी कब्र खोद के रख ली थी कि मैं मरूंगा तो मुझे यहीं ला के दफनाना। तो यहाँ पर भैया ऐसी बात इनके साथ थी और इन्होंने रोहतास में एक दुर्ग बनवाया था और जो इनका जो मकबरा है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम बनावट देखने को मिलती है। बाहर से मुस्लिम बनावट है और अंदर से हिंदू बनावट है और हिंदू मुस्लिम सौहार्द इसके मकबरे में देखने को मिलता है। इसीलिए हम इसे महान सम्राट कह सकते हैं। और दिल से भी जब इसके बारे में पढ़ते हैं, आपने जब 3-4 वीडियो देखा होगा तो आप खुद सोचेंगे कि शेर शाह वाकई अच्छा इंसान रहा होगा, क्योंकि हर राजा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत तो होता ही है, क्योंकि तभी वो राजा होता है। इसलिए इसकी अच्छाई ये थी कि इसने हिंदुओं पर या फिर गैर मुस्लिमों पर अत्याचार न करने के बजाय उन्हें भी साम्राज्य में बहुत अच्छे से रहने दिया और सभी का सम्मान किया और सभी को आगे बढ़ाया। यहाँ पर उसने मकतब और मस्जिदें भी बनवाई थी। ये मकतब क्या होता है ये नहीं पता मुझे, लेकिन यहाँ पर जो हमने यहाँ पर निज़ामुद्दीन की बात की थी, निज़ामुद्दीन कहाँ गया? ये निज़ामुद्दीन की जब हमने बात की है तो निज़ामुद्दीन ने अपनी किताब तबक़ात-ए-अकबरी में इस बात को लिखा है। तो आप किताब का नाम लिखना चाहे तो कह सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो ख़त्म हो गया है। यहाँ पर हमने उसके सभी कार्यों को देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम शेर शाह सूरी का मूल्यांकन करेंगे और शेर शाह सूरी की आरती गाएंगे, थोड़ी बहुत और भजन गाएंगे शेर शाह सूरी के बारे में, जो कि आप मन से कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दूंगा, कुछ कोटेशन आपको दे दूंगा जो आपके उत्तर को बेहतरीन बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं हफ्ते किसी और वीडियो में। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी कभी कुछ क्या कहना था मुझे, वीडियो के अंत में बस इतना ही कि कभी कभी आप कम बोलकर भी ज़्यादा प्रभाव दिखा सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।